कुछ दिन पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा मांगा और एसबीआई की आगे पीछे सब गीली हो गई। कहा कि डेटा हम नहीं दे सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा दे देंगे लंच टाइम, मेरा मतलब है इलेक्शन खत्म होने के बाद हम दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट से जब पिछवाड़े पर संटी पड़ी तो घंटों के अंदर डेटा निकल आया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के खुलासे से सारा महकमा हिल गया। लोगों को पता चला कि यह रिश्वतखोरी और यह करप्शन का यह नया सिस्टम चल कैसे रहा था। सब खा रहे थे और खिला भी रहे थे महकमे में। लेकिन अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उससे भी बड़ा स्कैम एक्सपोज करने वाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के बाद इलेक्टोरल फ्रॉड स्कैम। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल सवाल अब पूछा है इलेक्शन कमीशन से कि भाई ईसी, एक बात बताओ, कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोटर्स ने वोट डाला देश को बता दो। 2019 में भी देश को बताया था, तो इस बार बताने में क्या दिक्कत हो गई? इस एक सवाल से इलेक्शन कमीशन की आगे पीछे गीली हो गई। एसबीआई की तरह इलेक्शन कमीशन ने लंबा चौथा निबंध लिख डाला, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देखिए कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है ये डेटा रिवील करने के लिए। आप हमसे क्यों कह रहे हो? यहां कोई लॉ नहीं है, हमारे पास वैसे में भी टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, जैसा एसबीआई के पास भी टेक्निकल एबिलिटी नहीं थी। और अगर हमने बता भी दिया कितने लोगों ने वोट डाला, बस ये इंफॉर्मेशन, तो लोग ये डेटा को मॉर्फ कर देंगे, अराजकता फैल जाएगी, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास लोगों का उठने लगेगा। और भी ऐसी कई उठ पटांग चीजें बोली। ईसी क्यों नहीं बता रही है ये सिंपल सा डेटा कि कितने लोगों ने वोट दिया और इससे आपका क्या लेना देना है? ये एक थ्रिलर स्टोरी है आज देशभक्त पर। अगर क्रोनोलॉजी समझ गए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आने वाली जो ट्रेजेडी है हमारे देश के साथ वो भी समझ में आ जाएगी। और ये भी पता चल जाएगा कि हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम कितने हद तक आज सड़ चुकी है। रॉट इन द सिस्टम आपको समझ में आएगा। जैसा कि वेटरन जर्नलिस्ट मनीष छिब्बर लिखते हैं ट्विटर पर कि 80-90 के दशक में बैलेट बॉक्सेस को ठूसा जाता था कुछ कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। क्या आज के डेट में ईसी वोटिंग परसेंटेज रिवाइज कर रहा है और किसी को मालूम नहीं है कि ये 6% इंक्रीमेंट हो कहां से रहा है, ये एक्स्ट्रा वोट्स आ कहां से रहा है, कौन डाल रहा है ये वोट्स? ऑपोजिशन वो कहते हैं बेखबर है और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बारे में बोले ही क्या बोले। तो क्या इलेक्शंस 2024 के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या 2024 के परिणाम बदलने की कोशिश की जा रही है? और इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, क्या हाथ है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। स्टोरी सिंपल पॉइंट से शुरू करते हैं। वोटर टर्नआउट डेटा, यानी कुल मिलाकर कितने वोट्स डले एक इलेक्शन में। यह इलेक्शन का सबसे बेसिक डेटा सेट होता है। यह जरूरी इसलिए होता है कि जब 4 जून को गिनती होगी तो यह कम से कम गारंटी होनी चाहिए कि भाई जितने वोटों की गिनती हो रही है उतने ही वोट डले थे ना कि दुगने वोट्स की गिनती हो रही है 4 जून को। लेकिन हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है यह बेसिक डेटा आपसे, देश के नागरिकों से छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा डेटा जो 2019 में वोटिंग के साथ साथ आराम से शेयर किया गया था, बिना मांगे शेयर किया गया था बाय द इलेक्शन कमीशन। एब्सोल्यूट नंबर यानी एग्जैक्ट आंकड़े को छोड़कर इस बार सिर्फ परसेंटेज में टर्नआउट डेटा दिखाया गया है। इस वीडियो में पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो परसेंटेज का खेल चल रहा है ये 100% लोकतंत्र के साथ खेल कैसे हो रहा है, नागरिकों का मजाक कैसे बनाया जा रहा है और कैसे एब्सोल्यूट नंबर तो छोड़ो, इस परसेंटेज में इस बार भी झोल है। इनिशियल फिगर, फाइनल फिगर, यानी वोटिंग के दिन माने उस रात को जो नंबर आया गया और फिर जो अपडेटेड फाइनल नंबर्स आ गए कुछ दिनों के बाद, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ऐड हो चुके हैं। 1 करोड़ वोटर्स का डिफरेंस सिर्फ 4 फेजेस ऑफ इलेक्शन। 1 करोड़ वोटर्स कई जगह इलेक्शन पलट दे सकता है। और हमें यह भी ठीक से मालूम नहीं है कि यह 1 करोड़ वोटर्स है कौन, आए कहां से। 2019 के फेज 1 का टर्नआउट डेटा कुछ इस तरीके से आया था। वोटिंग खत्म होने के कुछ दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने आप पोर्टल पर यह डेटा अपलोड कर दिया। हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी और उनके हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की लिस्ट इस तरीके से आई और 3 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स दिए गए नागरिकों के लिए। पूरे देश को यह बताया गया। नंबर 1, टोटल इलेक्टर्स, यानी उस चुनाव क्षेत्र में, उस सीट में कितने वोटर्स थे, कितने एलिजिबल वोटर्स मौजूद हैं। नंबर 2, टोटल वोटर्स, यानी टोटल वोट कास्ट, कि भाई वोटिंग के दिन उन लोगों में से कितने लोगों ने वोट एक्चुअली डाला।
एंड नंबर 3 कि फिर वोटर टर्नआउट परसेंटेज, यानी टोटल जितने वोटर्स उनमें से कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला, वो आपका टर्नआउट परसेंटेज बन गया। 2019 के डेटा के साथ साथ 2014 का भी डेटा दिखाया गया था, जिससे आप कंपेयर कर सको कि कितने वोटर्स हैं, वोटर्स बढ़े या नहीं बढ़े, वोटर टर्नआउट बढ़ा या ना बढ़ा। यह सब कुछ आपको कोर नंबर्स और परसेंटेज में मिल रहा था। 2014 में मिल रहा था, 2019 में भी मिल रहा था, जिससे आप पूरा आंकड़ा समझ पाए कि इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं। पूरे डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट टोटल वोट्स कास्ट ऑब्वियसली था कि एग्जैक्टली कितने वोट्स डाले गए, ताकि जब वोट्स की गिनती हो तो सब लोग कंफर्म कर पाए, सारी पार्टीज कंफर्म कर पाए कि जितने वोट्स गिरे थे, जितने वोट्स डले थे, उतने की ही कैलकुलेशन हो रही है, उतने की ही काउंटिंग हो रही है, कोई धांधली नहीं हो रही है, कोई ईवीएम की मैल फंक्शनिंग नहीं हो रही है। इसे कहते हैं इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। और अब शायद यही गायब हो रहा है। देखिए क्या हुआ 2024 में, इसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को खत्म कर दिया गया। 2024 के एग्जैक्ट टर्नआउट डेटा और टोटल वोटर्स पर सीट का डेटा गायब कर दिया गया, और वो भी वेरी इंटरेस्टिंगली कोई भी वजह आज तक नहीं दी गई है। टर्नआउट परसेंटेज का बस हमें डेटा मिला हर स्टेट के लिए, हर लोकसभा के लिए, मगर टोटल वोट कास्ट यानी वोटिंग डे के दिन कितने लोगों ने वोट डाला था, यह सिंपल सा आंकड़ा हमें नहीं बताया जा रहा है। कोई अब कह सकता है कि परसेंटेज तो दी गई है ना, तो भाई कौन सी बड़ी बात हो गई, वोटर लिस्ट निकालो, पता लगाओ कि हर सीट पर कितने वोटर्स हैं, उसका परसेंटेज बना लो, आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। पर यहां पर आता है असली मैथ्स, क्योंकि यहां मैथ्स काम नहीं करेगा। सरकार नहीं चाहती है वी गेट इनटू द मैथ्स। पहली बात यह है कि अब तक इलेक्शन कमीशन ने पब्लिकली यह डेटा शेयर ही नहीं किया है कि हर एक सीट में टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एलिजिबल वोटर्स कितने हैं। यह बेसिक डेटा ढंग से अवेलेबल हमारे पास नहीं है। समझिए, अगर 100% लोगों ने वोट किया है तो टोटल वोटर कितने हैं यह आपको पता नहीं है आज के डेट में। तो 78.62% कितना होगा, यह कैसे पता लगाएंगे? अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर सिर्फ बूथ लेवल डेटा दिया है, उसका टोटल नहीं दिया है। सैकड़ों बूथ्स हैं, आपको खुद बैठकर एक एक बूथ का इंफॉर्मेशन भरकर वेरिफिकेशन कर यह इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। द हिंदू ने कोशिश की यह काम करने के भी लिए, लेकिन उनके रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उड़ीसा, दिल्ली जैसे राज्यों में कई बूथ लेवल पर डेटा मिसिंग है, एरर मैसेज दिखाया जाता है। माने हिंदी में बोले, यहां मैनिपुलेशन का स्कोप बढ़ जाता है, बाद में फर्जी वोट ऐड करने का स्कोप बढ़ जाता है। और अगर यह डाउट क्रीप करता है तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है कि किसी तरीके की इस तरीके की डाउट को हटाया जाए और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखा जाए। अब आप कहोगे कि अरे फिर अगर कुछ वोट्स की हेराफेरी हो भी गई तो कौन सी बड़ी बात है, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। वैसे बड़ी बात है नहीं बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज में जहां लाखों में वोट्स का फर्क आता हो, लेकिन जहां इलेक्शन टाइट होगा वहां 1%, सिर्फ 1% या उससे कम भी अगर वोट शिफ्ट हो जाए तो हजारों वोट इधर से उधर हो सकते हैं। बहुत से कंस्टिट्यूएंसीज ऐसे आपको मिलेंगे जहां कुछ ही हजार या उससे भी कम में हार जीत का फैसला होता है। अब सोचिए ऐसे केसेस में जहां 3%, 4%, 6% रातों रात वोट शेयर बढ़ जाता है, तब क्या होगा? और इलेक्शन कमीशन के पास डेटा अगर नहीं होता और हम डेटा की मांग कर रहे होते तो भाई ये गलत बात होती, अच्छी बात नहीं होती। लेकिन उनके पास ये डेटा अवेलेबल है, बस हमें बताना नहीं चाह रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर से इलेक्शन कमीशन के अफसर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इसको पोलिंग बूथ लेवल से अब समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जरूरी है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, आप ये प्रोसेस समझो। हर पोलिंग बूथ पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो बूथ लेवल पर इलेक्शन मैनेज कर रहा होता है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। हर बूथ पे अलग अलग पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद होते हैं जो निगरानी रखते हैं कि भाई उनके साथ कोई और उनके पार्टी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो रही हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटिंग खत्म होने के बाद फॉर्म 17C, यह फॉर्म जरूरी है, इसको याद रखिएगा, फॉर्म 17C में ऑफिशियली नोट डाउन करते हैं कि उनके बूथ पे कितने वोट्स डाले गए, और वो भी ईवीएम वीवीपैट डेटा के साथ, माने किस मशीन में कितने वोट पड़े। ये कोर इलेक्टोरल डेटा है। कंस्टिट्यूएंसी के सारे बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर इलेक्शन को मैनेज कर रहा होता है। यह रिटर्निंग अफसर ये फॉर्म 17C को कोलेट करता है, जमा करता है, हिसाब लगाता है कि पूरे कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े, यानी एग्जैक्ट टर्नआउट कितना रहा। इसी एग्जैक्ट टर्नआउट से परसेंटेज निकाला जाता है टर्नआउट का, और 2019 तक एग्जैक्ट टर्नआउट
और परसेंटेज ऑफ द टर्नआउट दोनों ही इलेक्शन कमीशन शेयर करती थी पूरे देश के साथ। पर अब यह एग्जैक्ट नंबर गायब कर दिया गया है और जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पर सीट का डेटा है वो तो वोटिंग से पहले ही इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। पर डिजिटल इंडिया के युग में भी इस नंबर को इलेक्शन कमीशन ढंग से कोलेट करती नहीं है, कैलकुलेट नहीं करती है, अपने वेबसाइट पर नहीं डलती है। उल्टा कुछ बूथ्स के लिए तो एरर मैसेज आता है कि भाई हमारे पास डेटा ही नहीं है, टोटल वोटर डेटा भी नहीं है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस क्लीन, सिंपल, इफेक्टिव फॉर्मेट को जो पहले इस्तेमाल किया गया है, अचानक से इसको हटाया क्यों गया बिना किसी रीजन? 2024 में रूल्स क्यों बदल गए? और यहां प्रॉब्लम आती है इलेक्शन कमीशन पर। क्या इलेक्शन कमीशन कुछ गलत कर रही है, जानबूझकर कुछ कर रही है? इसका जवाब हमारे पास है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ना हमें इलेक्शन कमीशन पे इस तरीके के सवाल उठाने में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन कुछ गलत होने दे रही है, कुछ गलत होने का इंप्रेशन अलाउ कर रही है? हां, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है और इसके बारे में काफी एविडेंस और डेटा है, और देशभक्त पर हम सिर्फ डेटा पर बात करते हैं। डेटा हमने पहले भी आपको दिखाया है कि कैसे एक्स इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा को रिजाइन करना पड़ा, मजबूर किया गया, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 2019 के इलेक्शन के समय क्लीन चिट नहीं दिया मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ब्रीच के लिए। कैसे बीजेपी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को हाईजैक कर लिया, एक नया लॉ बना के अपने पसंदीदा लोगों को वहां ईसी में बैठा दिया। कैसे इलेक्शन से ठीक पहले 2 नए ईसी चुने गए, और कैसे 2024 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन साफ तौर से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इन्फोर्स नहीं कर पाया है। बड़े शर्म की बात है, ईसी को कैसे कमजोर किया गया है, इस पर हमने अलग एपिसोड भी बनाकर रखा है, देख लीजिएगा। लेकिन अभी मामला और भी सीरियस हो गया है। समझिए ये दूसरा पॉइंट। 2024 इलेक्शंस में 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होती है, ठीक है, और उस रात इलेक्शन कमीशन अनाउंस करती है कि करीबन 60% का टर्नआउट है। 26 अप्रैल को सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग होती है, ईसी अनाउंस करती है उस दिन रात को वही करीबन 61% टर्नआउट है। फिर फर्स्ट फेज के वोटिंग के पूरे 11 दिन बाद, माने एक तो लंबा टाइम लेते हैं पूरा डेटा रिवील करने में, फिर लोग जब सवाल उठाना शुरू करते हैं, 11 दिन बाद रिवाइज डेटा पब्लिश किया जाता है। पर कोई नहीं, चलो ठीक है, बड़ा देश है, थोड़ा टाइम लग जाता है डेटा को अक्यूमुलेट करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेप्टेड। लेकिन इस बार रिवाइज डेटा में पूरे 6% का अंतर निकला। रिवाइज डेटा में टर्नआउट परसेंटेज 60 से 66% चले गया दोनों फेजेस के लिए। यूजुअली कभी कभार डेटा ऊपर जाता है, 2%, 4% तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन कुछ बूथ्स में क्योंकि वोटिंग देर तक चल रही होती है, कम्युनिकेशन डिले होता है। मगर 6% काफी बड़ा नंबर है, और इतना इंक्रीज क्यों हुआ इसका आज तक हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। और इसके बाद भी यह प्रॉब्लम है कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स पर सीट का एग्जैक्ट आंकड़ा ढंग से हमारे पास मौजूद है नहीं। तो यह 66% एग्जैक्टली हुआ कैसे, 60 से 66 हुआ कैसे, हमें पता नहीं। यह 6% आया कहां से? इस सब का सिंपल सॉल्यूशन है ये जो डाउट क्रिएट हो रहा है, ये जो सवाल बन रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जैसे 2019 में टोटल वोट्स कास्ट का डेटा पब्लिकली शेयर कर दे, मगर पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहती है। 7 मई को कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे टर्नआउट के मामले को लेकर 3 मेन सवाल उठाए। रिवाइज नंबर देने में डिले क्यों हो रहा है, 6% टर्नआउट इतना बड़ा इंक्रीज कैसे हो गया, और एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं दिया जा रहा है, बताइए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन और भी गुस्से में 10 मई को रिप्लाई किया जाता है। वो बोलती है खड़गे से कि भाई साहब आप इलेक्शन कमीशन को इस तरफ से बदनाम नहीं कर सकते हो, और कहा कि जो एग्जैक्ट डेटा जो आप चाहते हो वो फॉर्म 17C के जरिए आप हर पार्टी के बूथ लेवल के पोलिंग एजेंट के पास जाकर ले सकते हो। यानी अगर पार्टी खुद से हर बूथ का एग्जैक्ट टर्नआउट नंबर जोड़ ले तो उसको सीट वाइज एग्जैक्ट टर्नआउट नंबर मिल सकता है थियरी में। मगर ये बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब है नहीं। ये इसलिए क्योंकि हमें यह बोला जा रहा है कि हर पोलिंग बूथ पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो वोटिंग खत्म होने के बाद फॉर्म 17C भरता है। इस फॉर्म में एग्जैक्टली लिखा होता है कि कितने वोट्स बूथ में डले। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट से यूनिक एक कोड भी लिखा जाता है ताकि गारंटी हो कि जिस मशीन से काउंटिंग हो रही हो उसमें कितने वोट डले हो, वो हम इलेक्शन के दिन समझ जाएं। ये फॉर्म प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को देता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो सीट लेवल का डेटा है, हिसाब लगाकर टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज निकाला जा सकता है। इसी पोलिंग बूथ पर हर पार्टी का बूथ लेवल पोलिंग एजेंट होता है।
कानून के मुताबिक पोलिंग एजेंट जाकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 17C की कॉपी ले सकता है ताकि उसके पास भी गारंटी हो कि ठीक से वोट डले हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कभी भी पोलिंग एजेंट को 17C देने से मना नहीं कर सकता है। तो ईसी कहती है कि भैया खरगे साहब, आप पोलिंग एजेंट के पास जाओ, वो फॉर्म सी मांगेगा, उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लो। ईसी कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उनका कहना है। लेकिन ईसी के इस आर्गुमेंट में पहली बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो डेटा कलेक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन का है, वो आउटसोर्स किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके एजेंट्स को, जबकि यह नंबर इलेक्शन कमीशन के पास पहले से ही मौजूद है और वो 2 मिनट में चुटकी बजाकर यह नंबर पब्लिश कर सकती है। दूसरी प्रॉब्लम कि हर बूथ लेवल पर, सोचिए इतना बड़ा देश है, इतने सारे बूथ्स हैं, हर बूथ पर पोलिंग एजेंट को यह फॉर्म 17C के बारे में पता भी नहीं। अरे हमें पूरा डिटेल में नहीं पता था आज तक, और उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आज तक समझा जाता था कि पार्टी कम से कम इलेक्शन कमीशन पर इतना भरोसा कर सकती है कि टोटल नंबर ऑफ वोट पोल, ये तो कम से कम नंबर छुपाया नहीं जाएगा, इस पर तो कोई गणित किया नहीं जाएगा, ये सबको बता दिया जाएगा। मगर अब तो यह भी खबर आ रही है कि पोलिंग एजेंट से फॉर्म 17C की मांग करने के बाद भी उन्हें फॉर्म नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ट्विटर पर आकर इलेक्शन कमीशन को टैग करके यह कह रही है कि उनके वर्कर्स जो रायबरेली में मांग कर रहे थे, उनको 17C नहीं दिया गया ये फॉर्म। तो एक और लेयर ऑफ प्रश्न आ जाता है, डाउट आ जाता है इलेक्शन कमीशन के एक्शंस के ऊपर। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वही एनजीओ, याद रखिए ये ADR, ये वही एनजीओ है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भांडा फोड़ करने में अहम भूमिका निभाई थी। सालों से केस को सुप्रीम कोर्ट पे ले गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था। वही ADR ने इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट तक वो ले गई है। 17 मई को, बहुत देर बाद, बहुत डिलेस के बाद पहली सुनवाई हुई। बहुत पहले सुनवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 17 मई को पहली सुनवाई हुई। बेसिक मुद्दा यह था कि सारे डाउट्स को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन सारे पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 17C के डिटेल्स को अपनी वेबसाइट पर डाल दे, कोई सवाल उठा नहीं सकता है, सारे मुंह बंद हो जाएंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच ने इलेक्शन कमीशन को पूछा कि भाई डेटा पब्लिक क्यों नहीं करते हो, भाई क्या प्रॉब्लम है, बताइए आप हमें। तो इलेक्शन कमीशन ने रिप्लाई दिया कि भाई देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसमें समय लगेगा जी। हां, जैसे SBI ने कहा था समय लगेगा, इलेक्शन के बाद वाला समय लगेगा जी। पर यह सरासर झूठ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद के हैंडबुक में लिखा हुआ है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बस एक बटन दबाना होता है ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में, जिसके बाद टोटल नंबर ऑफ वोट पोल डिस्प्ले हो जाता है। एक बटन दबाने से सब कुछ पता चल जाता है। एक तरफ कहते हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करनी है, दूसरी तरफ ये सारे जुमले देते हो कि नहीं नहीं देखिए प्रक्रिया बहुत लंबी है। पर यह सब कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है कि ईसी के पास यह डेटा मौजूद है। फॉर्म 17C में डेटा जो दर्ज किया जाता है, वो फॉर्म 17C जो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, और इसी डेटा से टर्नआउट परसेंटेज भी निकलता है। डेटा बस पब्लिक करने से प्रॉब्लम है। पर फिर ईसी ने यह भी कहा कि भाई फॉर्म 17C हमने अगर पब्लिक कर दिया तो मिसचिफ हो सकता है। जी हां, बदमाशी हो सकती है, हो सकता है कोई इमेज मॉर्फ कर ले और लोगों को गुमराह कर ले, इसीलिए जनता को डेटा देते ही नहीं है। जिस जनता के लिए इलेक्शन कर रहे हो, जिस जनता देश को बनाती है, उस जनता के पास औकात नहीं है यह इंफॉर्मेशन जानने के लिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो जनता पर यकीन नहीं करती है। एक टाइम पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में भी यही कहा गया था कि जनता को क्या जानने की जरूरत है कि कौन किसको पैसा दे रहा है, कौन किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। आज वही दलील इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को दे रही है। जैसी हरकतें आज इलेक्शन कमीशन कर रही है, जनता का विश्वास तो ऐसे में ही ईसी से उठ रहा है। अगर मॉर्फिंग करनी होती तो ईसी कम से कम यह कर देता कि देखिए फैक्ट चेक कर लीजिए, हमारे वेबसाइट पर ओरिजिनल डेटा मौजूद है, मामला खत्म। और अगर मॉर्फिंग की बात है तो सारे पॉलिटिशियंस फिर स्पीच देना बंद कर दे, क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन का स्पीच मॉर्फ हो सकता है। और अगर सही में काउंटिंग डे के दिन कुछ मिसमैच होता है तो इलेक्शन कमीशन कम से कम अपनी गलती एक्सेप्ट करेगी ना, क्योंकि तब तक हमारे पास ओरिजिनल डेटा होगा, फिर वो सफाई दे या फिर हम कोर्ट में जाएं। लेकिन अब तो कोई रास्ता ही नहीं रह गया, क्योंकि जिस दिन काउंटिंग होगी हमें ओरिजिनल डेटा कितने वोट्स पोल्ड हैं वो मालूम ही नहीं होगा। पर इस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुई। वो कह रही है ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि हम 17C को रिलीज करें।
कैंडिडेट और उसके एजेंट को छोड़कर पब्लिक को बताने के लिए कोई जरूरी नहीं है, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता है। और ये जो पिटिशनर है ना, ये एंटाइटल्ड है, ये अपने आप को बहुत समझ रहा है ज्यादा, और ये कानून से अपने आप को आगे समझ रहा है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को वही पुरानी चीज बोला जा रहा है कि जो सवाल कर रहा है वही विलन है, सवाल इस पर करो, ये सवाल इतना क्यों पूछ रहा है। लेकिन सेक्शन 93 इन द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के पार्ट 2 के मुताबिक बैलेट पेपर्स और मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को छोड़कर बाकी सारे पेपर्स को, इलेक्शन से संबंधित जो सारे पेपर्स हैं, एंड आई कोट, शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। आम जनता का हक बनता है कि उनको परख सके ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ये कॉपीज। एप्लीकेशन देने के बाद हमारा हक बनता है कि हम जान पाए। और यहां एक सिंपल चीज पूछा जा रहा है, भाई हमें बता दो कितने लोगों ने वोट किया है एक पोलिंग बूथ पर। आपका 17C दिखाने में आप सोच रहे हो कि इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी यह दलील दे रही है कि जनता का यह अधिकार नहीं है, इस अधिकार को खत्म किया जाए, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी ना ही बचे। कई सवाल हैं और उम्मीद तो यह है कि जैसे एसबीआई के फालतू आर्ग्यूमेंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने संटी चलाई थी, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये खारिज कर दे ये बकवास जो बोला जा रहा है, और हमें कम से कम ये क्लियर डेटा मिले। चलिए आपने ईवीएम के ऊपर कोई सवाल अलाउ नहीं किया, चलिए आपने वीवीपैट मैचिंग करने के लिए अलाउ नहीं किया, लेकिन कितने लोगों ने वोट किया है ये तो बता दो। देर से ही सही, लेकिन अब सेवरल लेवल पर ऑपोजिशन पार्टीज भी ये गेम समझ रही हैं। डीएमके ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के ऑलमोस्ट हर बूथ का फॉर्म 17C डेटा कलेक्ट कर लिया है, जिसका अब एनालिसिस हो रहा है। सीपीएम ने भी अपील की है कि हर पार्टी अपने स्टेट के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से आरटीआई फाइल करे, इंफॉर्मेशन निकाले, फॉर्म भी कलेक्ट करे। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि इस चक्कर में कोई धांधली ना कर पाए, कोई वोट्स के साथ फेरबदल ना कर पाए, और ये सडन इंक्रीज क्यों हो रहा है 6% का, ये पता लगा जाए। और अगर आप एक सतर्क नागरिक बनना चाहते हैं, एक देशभक्त हैं, तो कम से कम आप इस बात को भी सवाल उठाइए, इस बात पर भी अवेयरनेस फैलाइए, क्योंकि जब आप पूरा अवेयरनेस फैलाओगे और पूरा इंफॉर्मेशन को जानोगे, तभी शायद कोर्ट्स भी कोई इंफॉर्मेशन लेगी। और हो सके तो आप पूनम अग्रवाल जैसे जर्नलिस्ट, अंजलि भारद्वाज जैसे एक्टिविस्ट को फॉलो करो, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले। ये मीडिया में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये एक्स्ट्रा वोट्स आ कहां से रहे। देखिए, अगर आज आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे ना, अगर आज आप कोर्ट से जवाब नहीं मांगेंगे ना, तो 4 जून को पता चलेगा कि 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा वोट्स डल चुके हैं, और ये कहां से आए आपको पता नहीं, और उसके बाद डेमोक्रेसी का खत्म, टाटा गुड बाय हो जाएगा।